गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, मेरी आवाज आ रही है और मैं दिख रहा हूँ तो जल्दी से एक बार हम सब कर दो। आग लगा दो, ईट बरसा दो फटाफट से। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल बच्चा लोग। यस प्रियांशु, क्या हाल चाल। आवाज आ रही है बेटा। अरे क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलो फिर शुरू करते हैं सारे बच्चा लोग। इधर मेघा, आवाज आ रही है बेटा मेघा। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है बेटा। गुड मॉर्निंग। सब ठीक है बेटा। यस सर। चलो फिर फटाफट से काम शुरू करते हैं। हुआ होमवर्क? बड़ा धीरे बोल रही हो, कोई परेशानी? सब ठीक है ना? यस। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं आदित्य आनंद आपका वेलकम करता हूँ कंप्लीट सिलेक्शन बैच नीट 2026 के एक बेहतरीन सेशन में बेटा। और आज अपन करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 4। तो हम लोग नया बैच में कंप्लीट सिलेक्शन की बात करते हैं, जिसमें कि एक प्रोसेस फॉलो करना है पूरा का पूरा साल। और पूरा का पूरा साल अगर हम लोग ये फॉलो कर लिए तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता। तो इम्पोर्टेंट होता है जीवन में प्रोसेस फॉलो करना। रिजल्ट्स किसी के हाथ में नहीं होता, तो कभी भी ये मत सोचो कि रिजल्ट्स क्या आएगा। रिजल्ट्स आने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं वही हम बस फॉलो कर सकते हैं, ऑनेस्टी से, एफर्ट देके, और हर एक चीज को छोड़ के बिल्कुल एकदम अपने टारगेट पे एम करके। तो यही अपने हाथ में है, तो बस इतना ही करना है। रेस्ट तो अपने आप सब होता रहता है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? जल्दी बताओ। रेस्ट तो अपने आप ही होता है। तो बेकार का वो चीज क्या ही सोचना जो अपने हाथ में ही ना हो, है ना? अपने हाथ में क्या है कि हर एक दिन खूब सारा मेहनत करके बढ़िया सा रिजल्ट निकालना, और उसके लिए हम लोग दिन रात एफर्ट दे रहे हैं तो बढ़िया ही रिजल्ट आएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज अपन लेक्चर नंबर 4 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। तो सबसे पहले मैं रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास आज करना चाहूंगा, उसके बाद टुडेज गोल की बात करेंगे, है कि नहीं? क्योंकि आगे आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि हम पुराना भूलने लगते हैं और यहीं से सिलेक्शन खराब होता है। तो हमें ये बात ऑलवेज दिमाग में रखना है कि आज का काम आज, ये जो हमने मिशन बनाया है ये बिल्कुल भी एकदम ऐसा होना चाहिए कि ये बिल्कुल मिस नहीं करना है हमें। आज का काम आज, आज का काम आज, आज का काम आज एकदम होते रहना चाहिए। एक सेकेंड रुको। ओके ठीक है, ग्रेट। चलो, तो हर एक दिन का काम हर एक दिन होना चाहिए। तो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं कौन कौन से? प्रियांशु, शिवप्रिया, गुड मॉर्निंग बेटा, क्या हाल चाल, कैसे हो? यस क्रिश, सॉरी फॉर द लेट। नहीं 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 क्रिश, तुमको एक और बात करना है मुझे। तुमने ज्वाइन क्यों नहीं किया था क्रिश कल? और कल मैं कॉल भी किया था, तुम्हारी मम्मी से बात भी हुई थी। शिवप्रिया, वेलकम कंप्लीट सिलेक्शन बैच में बेटा। यहाँ पे हम लोग पूरा साल फॉलो करेंगे प्रोसेस को और कंप्लीट सिलेक्शन लेंगे, यही टारगेट है। और जो भी नीट में पॉसिबल क्वेश्चन है, चाहे वो फिजिक्स के, चाहे वो केमिस्ट्री के, चाहे वो बायोलॉजी के, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। आपको हर एक दिन दो तीन चीज रिक्वायर्ड है कि आज का काम आज करना है, सारा का सारा होमवर्क एकदम पेन चला के करना है, टीचर से रेगुलर कनेक्टेड रहना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपने अंदर की फील पावर धीरे 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 बनता जाएगा। और थोड़ा अपने आप को हेल्प भी करना है कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा अगर मैं हर एक सिलेबस को कंप्लीट कर लेती हूँ, कर लेता हूँ, अगर मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेता हूँ, अच्छे से समझ लेता हूँ या लेती हूँ, और पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज में
हर एक टेस्ट में हम जो मिस्टेक कर रहे हैं उस पर काम करके अगले वाले टेस्ट में इम्प्रूव करते हुए जा रहे हैं। तो और क्या होता है सिलेक्शन में, तुम लोग बताओ। और कुछ होता है? जो जो लोग बच्चे बोलते हैं कि मैंने आईआईटी निकाला, मैंने डॉक्टर एम्स दिल्ली में पढ़ रहा है, वो क्या करता होगा, कभी सोचो। यही करता होगा जिससे सिलेक्शन होता है। टीचर्स का बात सुनता होगा, डेली पढ़ता होगा, डेली होमवर्क करता होगा। वो कहाँ कहाँ मिस करता है, मैं उसकी बात करता हूँ। वो मिस करता है टीचर से अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं करता, कहीं स्टक हो जाता है, वहां से निकालने वाला उसे कोई नहीं होता। तो यहाँ पे पूरी मेडजेएक्स की टीम, मैं आदित्यानंद, अमीषा मैम, चंदू सर, सब आपको पूरे तरीके से डेडिकेट करके पूरा एफर्ट देने के लिए पूरे तरीके से जान लगाया हुआ है। अब आप लोगों को भी अपना एफर्ट देना है, बस इतना सा है तो हो जाएगा। इसमें कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। यस, लोड इस बात का लेना है कि जो हमने पढ़ा दिया वो तुम्हें याद होना चाहिए। इसका लोड तो तुम ही ले सकते हो, क्या बोलते हो? चलो, है कि नहीं? इसका लोड तो तुम्ही को लेना पड़ेगा। हाँ यार, जो सर पढ़ा दिए अब उसको कैसे रिवीजन करना है डेली बेसिस पे, ये तो थोड़ा तुम्हारा काम है, तो ये करते रहना। फिलहाल मैं बता दूं कि मैंने अभी तक क्या किया है बेटा। तो मैंने पढ़ाया है तुम लोगों को यूनिट्स के बारे में, बहुत ही आसान सा रिवीजन था। फिजिकल क्वांटिटी है ना, डिराइव्ड क्वांटिटी, फिर उसके खूब सारे यूनिट्स वगैरह बताए, बहुत सारे क्वांटिटी का नाम बताया। फिजिकल क्वांटिटी सेकंड होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करता। डिराइव्ड क्वांटिटी फिजिकल पे डिपेंड करता है, मिनिमम 2 होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद हमने बात करी डायमेंशन का तुम लोगों के लिए। यस सर, डायमेंशंस में हमने क्या किया, हमने तुम्हें डायमेंशन लिखना सिखाया। फिर मैंने एक इक्वेशन बताया था, इस दुनिया में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है? उसको लिखने का तरीका हो सकता है मास के टर्म्स में, लेंथ के टर्म में, टाइम के टर्म में, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उन्हीं के टर्म्स में। तो मास, लेंथ, टाइम, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए एम्पियर लेते हैं, टेम्परेचर के लिए केल्विन लेते हैं, कोई कोई थीटा भी लिख देता है, तो वरीड मत होना, है ना। ओके, उसके बाद क्या बचा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल लेते हैं, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला लेते हैं। यही तो है 7, इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला गया। यानी कि दुनिया का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इन्हीं के पावर्स में लिखा जाता है। तो आज हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, इसका यूज करेंगे और फिर तुम लोगों को जो होमवर्क दिया उस पे काम करेंगे। तो चलो जल्दी से काम करते हैं। तो इसका यूज करके डायमेंशंस का फर्दर एप्लीकेशन क्या है, इस पे आज बात करने वाले हैं। तो डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या है, कोई भी फिजिकल फॉर्मूला को तुम डिराइव कर सकते हो, कि वो फॉर्मूला चेक कर सकते हो वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। पहला यूसेज ये है, लेफ्ट साइड का फॉर्मूला राइट साइड का फॉर्मूला बराबर है तो सही है। दूसरा यूसेज है कि कोई भी अननोन फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हो। ये सेकंड यूसेज है इस डायमेंशनल इक्वेशन के बेटा। तो जैसे तुम f बराबर में है, क्या ये डिराइव हो सकता है सर यूजिंग द डायमेंशन? यस, कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो डायमेंशन से ही डिराइव होता है, उसका कोई डेरिवेशन नहीं है। जैसे स्टोक्स फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग डिस्कस फोर्स के लिए, 6 पाई थीटा आर डी, ये डेरिवेशन कहीं से नहीं होता। ये डेरिवेशन क्या है जानते हो, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है और इसका डेरिवेशन डायमेंशन से ही होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, समझ रहे हो। तो कुछ फॉर्मूला ऐसे हैं, दुनिया का हर एक फॉर्मूला जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है वो डायमेंशनली करेक्ट होगा ही होगा। यानी कि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो हमेशा इनकरेक्ट होगा, लेकिन अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो वो पॉसिबल है कि फिजिकली करेक्ट ना भी हो और वो भी। इसका रीजन क्या है वो देखना। ये जो कांस्टेंट है वो एक रीजन है। जैसे मैं 6 का कोई डायमेंशन नहीं लिखता हूँ, 5 का कोई डायमेंशन नहीं लिखता हूँ, है ना। तो अगर मैं यहाँ 7 लिख दूँ या 1/2 लिख दूँ या 1 लाख लिख दूँ, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा डायमेंशंस को, क्योंकि डायमेंशन तो क्या बताया मैंने, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसका डायमेंशन नहीं होता है, पाई है उसका डायमेंशन नहीं होगा। लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो वो फॉर्मूला से डायमेंशंस निकालते हैं अपन, ध्यान रखना। कुछ ऐसे कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन होता है, कुछ ऐसे कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन नहीं होता है। उनमें से जो एक कांस्टेंट है वो है पाई, जिसका डायमेंशन नहीं होता है। एक कांस्टेंट है ई, जिसका डायमेंशन नहीं होता है।
लेकिन कुछ कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन होता है, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट्स हैं, बट with the help of some formula we will derive that dimension। यहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा है। शिवप्रिया बेटा मेरा बात समझ आ रहा है, और क्रिश और मेघा और अनवी, तो जल्दी से फटाफट से थम्स अप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। यस सर, अभी तक आप रिवाइज करवा रहे हो जो लास्ट 2-3 दिन में आपने पढ़ाया था। सब लोग जल्दी से क्विक रिवीजन था ये, फटाफट से। तो ऐसे ही जैसे मैं अभी बोले जा रहा हूँ ना, तुम्हारे दिमाग में एकदम फ्लो में सब चीज चले जा रहा है, ऐसे ही हर एक दिन का पढ़ाई जब तुम्हारे दिमाग में चलने लगेगा, हर एक चीज याद रहेगा, तो समझ जाना तुम्हारा सिलेक्शन होना ही होगा। और क्या होगा, जो पूछेगा आंसर कर दोगे। तो ये कितना सिंपल सा लाइन एक लाइन में है। तो फटाफट से सब लोग थम्स अप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। अरे तुम लोग दिल बरसा सकते हो, लाल वाला दिल ऐप के ऊपर, समझ गए? क्रिश, प्रियांशु, यस वेरी गुड। शिवप्रिया, चलो वेरी गुड, चलो बहुत सुंदर। ओके, और आप लोग अपने बातों को बोल भी सकते हो, हमारे साथ बच्चे भी लाइव में जुड़े होते हैं, तो इसका यूज आज करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ यूसेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, ये है आज का गोल। तो इसका 3 यूसेज मैंने अभी तुरंत बताया, उस सबको पहले पढ़ेंगे, फिर होमवर्क वाले सारे क्वेश्चन करेंगे। यूसेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, तो ये यूसेज ही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, इसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो ये खत्म करो सर, फिर होमवर्क की बात करना। चलो तो आ जाओ फटाफट से, बहुत सारा होमवर्क मैं तुम्हें दिया था वो मैं करूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा कुछ पढ़ाना है नया चीज, उसके बाद उस पे आऊंगा। होमवर्क डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो सबसे पहले तुम लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ क्या, यूसेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। तो सबसे पहला यूज मैंने क्या बताया, check the dimensional consistency of equations। If I am saying check the dimensional consistency, what does it mean? It means if I am writing any formula, suppose करो V is equal to U plus AT, it means what? The dimension of left side, dimension of left side, velocity का dimension क्या होगा? LT minus 1, and dimension of right side must be same। ये है। तो मैंने तुम्हें बताया था कल की डेट में कि कहीं प्लस हो या माइनस हो या ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब हमेशा सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी पे ही एप्लीकेबल होता है। तो कभी भी किसी भी इक्वेशन में अगर मैं प्लस लिखता हूँ, इन सब को हमेशा रिप्लेस कर देना इक्वल टू से। ये प्लस नहीं है, ये इक्वल टू। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि u का जो भी डायमेंशन होगा, u जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वही AT भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तभी तुम ऐड करते हो। क्योंकि मैं एक और एग्जांपल कोट करता हूं हमेशा, 3 एप्पल और 4 ऑरेंज ऐड करके बताओ क्या हुआ, क्या ही बताओगे? सर ऑरेंज में एप्पल थोड़ी ऐड होने वाला है, क्योंकि वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, इसीलिए प्लस वाला साइन काम नहीं किया। लेकिन अगर मैं बोलता 3 एप्पल एंड 7 एप्पल, अब बताओ क्या हुआ? तो तुम्हें पता है कि प्लस अब सही वर्क कर रहा है, क्योंकि दोनों सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरीके से वैसे बढ़िया बात तो ये है कि तुम्हें समझ में आना चाहिए, प्लस है माइनस है कोई भी है, ये भी इसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये भी इसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो ये दोनों मिलके भी यही होता है। ये बात तुम सबको समझ आता है मेरा ये बात कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड, कैन बी ग्रेटर देन, लेस देन, और ये सबको इक्वल टू से रिप्लेस करो। ये सबको समझ आता है तो फटाफट से बैठा करो। यस सर, यस प्लीज, तो बोल दिया फटाफट से। यस प्रियांशु, वेरी गुड। यस नंदिता बेटा तुम लेट आई, तुम लोग थोड़ा सा ना क्लास का प्रायोरिटी में रखो। 8 बजे आया करो। मैं आ गया था 8 बजे और सिर्फ मेघा थी क्लास में, इसीलिए मैं 5 मिनट बाद ज्वाइन किया, लेकिन सिर्फ एक बच्चा क्लास में था और एक प्रियांशु था क्लास में। तुम लोग यार क्लास के टाइम का इंपॉर्टेंस समझो, क्योंकि अगर मैं 9:20 पे नहीं छोड़ूंगा तो 5-10 मिनट तुम लोगों को थोड़ा सा फ्रेश हो जाओगे, थोड़ा पानी वानी पी लोगे, एक बिस्किट खा लोगे, तो दूसरा क्लास भी होना होता है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तो टाइम का इंपॉर्टेंस दोगे तभी होगा। मैं ये बार बार नहीं बोलूंगा, गुस्सा आ जाएगा नहीं तो मुझे। एकदम तुम लोग 15 मिनट पहले तैयार होकर बैठो ना, आराम से चिल होकर बैठो, थोड़ा रिवीजन कर लो, क्या बोलते हो सारे लोग? तो अगले दिन से
7:55 में क्लास में रेडी रहना है। ऐसे नहीं कि टीचर 8 बजे आएगा तो 8:10 में शुरू हो रहा है क्लास, ऐसे काम नहीं चलेगा भैया। ऐसे में नहीं होता है सिलेक्शन। डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। तो कमिटमेंट हर एक चीज के लिए चाहिए और टाइम उसमें सबसे बड़ा रोल होता है। जैसा दिमाग को मैसेज दोगे वैसा ही करेगा। एक एक मिनट का इंपॉर्टेंस जब अभी से समझोगे तब नीट के एग्जाम का एक एक मिनट का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अपने आप को जैसा बनाओगे वैसा ही बनता है आदमी। तो आज से तुम लोग सोच लोगे नहीं यार 8 o'clock है तो 8 o'clock थोड़ी जाएंगे। 8 o'clock ट्रेन होता है, 8 o'clock फ्लाइट होता है, तो तुम 8 o'clock जाते हो क्या एयरपोर्ट पे? हाँ, तो यहाँ क्लास है तो क्लास में क्यों लेट आते हो? 8:55 पे आओ, कम से कम 5 मिनट पहले। और सारे लोग टाइम पे आओ तभी होगा। और मैं बता दे रहा हूँ, जो बच्चा आज से लेके लास्ट डे तक मुझे फॉलो किया वो डॉक्टर बनेगा। लिख लो अभी, लिख लो एकदम। आज से लेके लास्ट डे तक जो मेरी बातों को एकदम समझ लिया कि भैया ये जो बोल दिया ना वो मानना है, उसको डॉक्टर बनने से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता। तो तुम्हें वैसा ही बनना भी पड़ेगा, अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपने बॉडी से, अपने एनर्जी से। तो ये सब चीज धीरे धीरे आने में टाइम लगता है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है पहले दिन से एक्शन में, ठीक है? तो फटाफट से एकदम कल से 7:55 पे सारे के सारे क्लास में दिखने चाहिए। मेरा टाइम है 8 बजे मैं आऊंगा। 5 मिनट अपने आप में बफर रखो ना, तुम लोग सब सेटल डाउन हो जाओ, बैठ जाओ, कहीं जाएगा क्या? सही है अनवी? बोल नहीं रही? चलो ठीक है, बाकी बचवा लोग ठीक है। ओके, तो u का डायमेंशन अगर तुम चेक करोगे तो ये भी क्या होगा? LT-1 होगा। चलो बहुत बढ़िया। अब AT का डायमेंशन देखो, AT का। अब A का डायमेंशन देखो, तो A क्या हो गया फटाफट से? एक्सेलरेशन हो गया LT-2 और ये क्या हो गया? T। तो कितना हो गया जल्दी से बताओ? ये T एक है, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस हुआ। ये फाइनली क्या हो गया? LT-1। यस, तो देखो अब तुम लोग ये मत सोचना LT-1 में LT-1 ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? वही बचता है, मैं बार-बार बोल देता हूं। u में u को घटाओगे तो u ही बचेगा डायमेंशन में। तो लेफ्ट साइड का डायमेंशन क्या है? लेफ्ट साइड का डायमेंशन है LT-1 और राइट साइड का भी डायमेंशन, इन दोनों को सम करोगे तो यही मिलेगा क्योंकि इक्वल टू है। तो राइट साइड का भी डायमेंशन क्या है? हम क्या बोलेंगे? ये भी LT-1 है। इसका मतलब हमने चेक कर लिया किसको? डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। पहला बात समझ में आ गया। अब मैं इसके ऊपर कहो ढेर सारे क्वेश्चन करवा दूं और नहीं तो तुम लोग कर लेना। जैसे s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर है। अब इसका डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करना है तुम्हें, इसीलिए बोल रहा था कि इसको चेक करो जल्दी से फटाफट से। तो क्या करोगे? जल्दी से पेन चलो सारे लोग, जल्दी से चेक करो। चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ दिस इक्वेशन। s क्या रिप्रेजेंट करता है? s हमेशा डिस्प्लेसमेंट है। S हमेशा डिस्प्लेसमेंट है। अभी काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे तो पता चल जाएगा। S कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं है। ये कब डिस्टेंस हो जाता है वो मैं बताऊंगा। यस, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी है तो बहुत बढ़िया। S डिस्प्लेसमेंट है तो इसका यूनिट हो गया L। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड वाला, सही हो गया सर। अब राइट हैंड में मैं हमेशा बोलता हूं प्लस को इक्वल टू कर दो, प्लस को इक्वल टू करो। तो ut का डायमेंशन निकालो, u का क्या हो जाएगा? LT-1 और यहाँ t तो क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। अब ये चीज देखो, अब अगर मैं हाफ AT स्क्वायर लिख दूं या 100 AT स्क्वायर लिख दूं या 1 AT स्क्वायर लिख दूं या 1/10 AT स्क्वायर लिख दूं, सबका डायमेंशन सेम ही है। पता है तुम लोगों को क्यों? क्योंकि हाफ का डायमेंशन 100 का डायमेंशन ही नहीं, ये 1 का डायमेंशन ही नहीं, 1/10 का डायमेंशन ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे फ्लॉ है। फ्लॉ क्या है? फ्लॉ सर, कोई इक्वेशन अगर फिजिकली करेक्ट है तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगा, इस बात की गारंटी। इफ एन इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट देन इट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। ये एक सही स्टेटमेंट है। बट इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट और if an equation is dimensionally correct, it may or may not be physically correct. यानी कि अगर कोई फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट उसे होना ही होगा, लेकिन अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट ही होगा। लाइक दिस, जैसे ये इसका डायमेंशन निकालो तुम बच्चों
इसका भी डायमेंशन वही आएगा, इसका भी वही आएगा, इसका भी वही आएगा। वही क्या आएगा सर? L. कर लो L, यस L t माइनस 2 और ये वाला t2, क्योंकि हाफ का कोई डायमेंशन ही नहीं है बेटा, 100 का कोई डायमेंशन ही नहीं है। इन सब का डायमेंशन जो है वो L ही है बच्चे, L ही है, L ही है। लेकिन क्या ये अगर मैं इसके बदले लिख दूं वो करेक्ट होगा? बोलो No, sir. नो सर। ये लिख दूं तो करेक्ट होगा? नो सर। ये लिख दूं तो करेक्ट होगा? नो सर। हाफ ही करेक्ट है, हाफ के अलावा कुछ भी लिखोगे तो इनकरेक्ट होगा। इसीलिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोला अभी कि डायमेंशनल लिमिटेशंस क्या है इसका। कि मैंने क्या बोला कि इफ डायमेंशंस हैव गिवन फिजिकल क्वांटिटी may or may not be unique as many physical quantity have same dimension and some of the quantity constant have no dimension। तो दूसरा क्या है? numerical constant having no dimensions such as half, 1, 2 pi cannot be deduced। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डायमेंशन का लिमिटेशन। जैसे मैंने बोला ना f is equal to 6 pi eta rb, तुम सिर्फ बेटा eta rb को डिड्यूस कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते। तो ये तो इसका फ्लॉ है, हम ये तो निकाल ही नहीं पाएंगे सर। जैसे टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल फार्मूला हमें डिराइव करना है, तो ये रूट अंडर एल बाई जी निकाल के दे देगा, 2 पाई नहीं देगा ये निकाल के। तो अब क्या करेंगे फिर? ये कहां से निकालेंगे? ये फिजिकली फार्मूला को डिराइव करके निकालेंगे। ये क्या है? ये लिमिटेशन है किसका? डायमेंशन एनालिसिस का। वो फार्मूला तो डिराइव कर देगा, अभी हम करने भी वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके, बट वो ये हाफ नहीं देगा। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर में इसका तीसरा सबसे ज्यादा बड़ा फ्लॉ ये है कि ये वही फार्मूला को डिराइव कर सकता है जिसमें मल्टीप्लिकेशन में है। देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में है। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले फार्मूले को ही डायमेंशन से डिराइव करता है। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से नहीं डिराइव कर सकते। तो जहां फार्मूला में प्लस आ गया, जहां माइनस आ गया, उसे ये नहीं डिराइव कर सकता। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले को ही डायमेंशन से डिराइव कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात था ये तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन को चेक करता है सर। ठीक है, ये समझ में आया। दूसरा क्या था वो देखो। दूसरा था इसका, जल्दी से देखो फटाफट से, डिराइव द डिफरेंट फार्मूला। मैंने नहीं लिखा है कहीं, क्या हेडिंग मैंने लिखा तो था, ये जी हो गया मेरा। अच्छा कोई बात नहीं है, चलो इसका पहला चीज तो समझ में आ गया, करेक्टनेस चेक हो गया सर। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? टू डिराइव द, दूसरा क्या है जल्दी से बताओ? टू डिराइव द फिजिकल फार्मूला। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा फिजिकल फार्मूला सर डिराइव करके देगा? ओनली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाले। जैसे कि ये मान लो हमें डिराइव करना है, सपोज करो कौन सा फार्मूला? f इज इक्वल टू m इंटू u। तो मैं एक मैथमेटिक्स बोलूंगा, मैं बोलूंगा इफ देयर इज अ बॉडी, मैं ऐसा बोलूंगा इक्वेशन, देयर इज अ बॉडी ऑफ मास, कुछ भी मान लो, इफ a force F is applied on the mass, then the force is proportional to the mass। ये बोलूंगा मैं इक्वेशन में। Force is also proportional to the acceleration, ये बोलूंगा मैं इक्वेशन में। क्वेश्चंस में ऐसा बोला जाता है, क्या करने के लिए? डिराइव करने के लिए फिजिकल फार्मूला को। तो हम जब डायमेंशन से डिराइव करेंगे तो अपने ही मन से हम मान लेंगे, इसका पावर मान लेते हैं x, इसका पावर मान लेते हैं y। ये कोई नहीं बताएगा, हम अपने ही मन से मान लेंगे। फिर जब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तब क्या करेंगे सर? तब हम लोग लिखेंगे इन दोनों को कंबाइन करके कि f प्रोपोर्शनल टू m का पावर x, a का पावर y। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा। डायमेंशंस का ये लिमिटेशन है कि इस कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन कभी भी हमको नहीं मानना है। यही मैं ऊपर लिखा हूं, यहाँ पे मैंने जो लिखा ना,
न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशन की, ये जो हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हमेशा के लिखेंगे ना, उसका डायमेंशन कभी जीवन में मानेंगे ही नहीं। तो वो क्या नंबर होगा उसे डायमेंशन नहीं बता सकता। दिस इज द लिमिटेशन, इसका औकात नहीं है वो बताने का। फिर कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंटल डेटा से। तो 2 पाई कहां से पता चलेगा? एक्सपेरिमेंटल डेटा से। बात आ रही है समझ में? जैसे मान लो 6 पाई कहां से पता चलेगा? एक्सपेरिमेंटल डेटा से। हम सिर्फ ये ही लिख सकते हैं उसके बदले। पहला लिमिटेशन की बात मैं कर रहा था। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें कोट किया कि सपोज वी वांट टू डिराइव द फॉर्मूला f which depends on mass and acceleration, तो तुम लिखोगे मास का पावर x, एक्सेलरेशन का पावर y, और ऐसे। अब तुम यहाँ पे लिखोगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तुम ऐसा लिखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब तुम ये लिख दिए कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि लेफ्ट साइड का जो डायमेंशन होगा मेरे बच्चा, वही डायमेंशन राइट साइड का होगा। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अच्छा सर, यानी कि कोई फॉर्मूला मिलेगा उसमें बोलेगा मास पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो अपन पावर मान लेंगे। फिर इन दोनों को यहाँ पे कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन हमेशा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में होगा, एक क्वाड्रेटिक का इक्वेशन, और फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिखते हैं लेफ्ट और राइट का डायमेंशन। ये 3 स्टेप अगर सबको समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो। अगला तो अब खत्म है, अब तो कुछ जान ही नहीं है। जल्दी से बताओ क्रिश, प्रियांशु, जल्दी से बताओ नंदिता, फटाफट से शिवप्रिया, यहाँ तक क्लियर है बेटा? ये 3 स्टेप सबको क्लियर है तो 3 टैप कर दो। अनवी, ये तीनों स्टेप क्लियर है बेटा? मेगा, एवरीवन, यस। तो फटाफट से Yes, sir. कर सकते हो, यस बोल सकते हो, 3 टैप कर सकते हो, ये तीनों में से कुछ भी कर सकते हो। चलो वेरी गुड। अब देखो, अब मैं इसको सॉल्व आगे नहीं कर रहा, वेट करवा रहा हूँ। अब आ जाओ कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। चलो जल्दी से। मान लो कि मैंने तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन लिया है, फटाफट से। कोई फॉर्मूला डिराइव करना होगा। कौन सा? ये ये फॉर्मूला डिराइव करने वाला फॉर्मूला है, देखो। अब सीखो, क्वेश्चन ऐसे आएगा, इफ टाइम, वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स। इसका ये मतलब है, यानी कि इन सब पे ही डिपेंड करेगा, फंडामेंटल पे तो डिपेंड करता है कोई भी चीज। तो बोल रहा है दैट द डायमेंशन ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ TVM, तो तुम लिखोगे मास डिपेंड्स ऑन। ये किसने बोला? अगर कोई बोलता मान लो ये फंडामेंटल यूनिट्स है, या बोल देता डिपेंड्स ऑन, उसका मतलब यही है प्रोपोर्शनलिटी लिखना है बेटा आपको। और यहाँ पे क्या लिखना है? टाइम, तो लिखोगे t का पावर x, वेलोसिटी v का पावर y, एंगुलर मोमेंटम l से डिनोट होता है, l का पावर से। क्या यही चीज मैंने सिखाया था अभी तुरंत तुम्हें? यही चीज सिखाया था? जल्दी से बोलो हाँ या ना। तो ये तो तुम लोग कर लोगे आराम से। हाँ सर, इसमें क्या ही है, फटाक से कर लेंगे सर। उसके बाद आपने के भी बताया है सर, फिर t का पावर x, v का पावर y, l का पावर z, और आपने ये भी बताया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसका डायमेंशन बराबर होगा। क्या ये लाइन लिखने के लिए सीख लिया तुम लोगों ने? सबने सीख लिया? यस नो? Yes, sir. चलो अब रुको, सॉल्व मत करो, रुको, वेट करो, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर से यही काम करते हैं। एक एक स्टेप को फॉलो करना है, इंपॉर्टेंट वो है। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन बोल रहा है स्पीड, एरिया, फोर्स आर चूजन एज द फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस। तो तुम लिखोगे यंग मॉडुलस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का पावर x, एरिया का पावर y, फोर्स का पावर z। अब तुम्हें और फास्टर बनाऊंगा मैं, ये भी नहीं बोलूंगा लिखो, सीधा बोलूंगा ये लिखो। अब तुम्हें और फास्टर बताऊंगा मैं बोलूंगा ये भी मत लिखो, मैं बोलूंगा ये लिखो। इससे मैं तुम्हारा स्पीड बना रहा हूं। शिवप्रिया बेटा, यही चीज हम इस साल नया कर रहे हैं। हम पहले ही टाइम पे बच्चों को अटैक करने के लिए सिखा रहे हैं, पहले ही टाइम पे सोच रहे हैं कि तुरंत से कैसे स्पीड अप होता है। अभी तक देखा तुम 4 स्टेप लिख रहे थे। पहले क्वेश्चन में मैंने क्या सिखाया?
मैंने सिखाया देखो फोर्स का पावर ऐसे लिखना वैसे लिखना वैसे लिखना, मैंने बताया ये करना, मैंने इसको सॉल्व ही नहीं कराया। अब मैं भी तरीका चेंज कर रहा हूँ, स्टाइल चेंज कर रहा हूँ। अब क्या है कि दुनिया बहुत स्पीड में चल रही है, एआई वाला जमाना है, तो हमें भी एआई टाइप का चीज करना पड़ेगा, तुरंत से वही काम करना पड़ेगा जिसकी रिक्वायरमेंट है, और तुरंत से सबसे फास्टेस्ट आंसर कैसे करेंगे। तो पहले मैंने सिखाया ये तरीका है बेटा, ठीक है सर स्टैंडर्ड तरीका है, एक में लिख के दिखा दिया, तुम्हें मजा आया हाँ सर। फिर मैंने बोला ये नहीं करना है, ये करना है। फिर मैंने एक और क्वेश्चन नया ले लिया, अब मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं करना है, सीधा ये लिखना है, ये नहीं तो ये लिखना है, क्योंकि के का तो डायमेंशन होता नहीं है, तो क्यों लिखना है अब के मान लो मन में, तो लिखो यंग मॉडुलस। अच्छा भाई साहब, और तुरंत से क्या लिखना है, वेल स्पीड, तो स्पीड को लिखना है lt -1 का पावर x। ओ भाई साहब, एरिया, एरिया होता है l स्क्वायर, इसका पावर y। ओ भाई साहब, फोर्स होता है mlt-2, इसका पावर z। ओ भाई साहब, ये लिखना है सीधा। क्या हमने 5 लाइन लिखना कम कर दिया, हाँ या ना बोलो, बोलो सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. 5 लाइन लिखने में 10 सेकंड 20 सेकंड तो लगता है नहीं लगता, Yes, sir. तो हमने 20 Yes, सेकंड sir. बचाया ना। तो ये सीखना है, ये काम मेरा है कि तुम्हें कैसे स्पीड अप करवाएं, तुम्हें कैसे फास्टर बनवाएं। अदरवाइज तो तुम्हें जैसी ट्रेनिंग मिलेगी तुम्हारा दिमाग वही एक्सेप्ट करेगा। तो तुम्हें ट्रेनिंग इस बार तगड़ा मिलने वाला है, ये नया चीज है, ये मैं खुद डिजाइन कर रहा हूँ अभी कि बच्चों को कैसे टीचर की तरह बनाते हैं फास्टर। अब तुम्हें पता चल गया ये लाइन लिखना है, तो अगले लाइन में दम ही नहीं बचा। अब l यहाँ है, इसका पावर x है, l यहाँ है, ये 2 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, l यहाँ ये z है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर सारे ऐड होते हैं, तो अब क्या होगा इक्वेशन, नाउ द इक्वेशन इज l टू द पावर x प्लस 2y प्लस z। सीधा ये काम कर लेंगे, बोलो सब लोग को कोई दिक्कत। Now the time here minus x, okay sir, here minus 2z, okay sir, done. Now m इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है m to the power z, तो यहीं पे लिख लो छोटा सा है। वाह सर क्या बात है, मजा आ गया। Now young modulus, और young modulus तुम्हें याद होना चाहिए दोस्तों, मैंने सिखा दिया था कल ही, यंग होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और मैंने ये भी सिखाया था कि स्ट्रेन एक रेशियो है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ का, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। और स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, Force upon area. यस, तो फोर्स होता है mlt-2 और एरिया होता है l स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो l -2 हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। ये करता है टीचर सब, इसीलिए वो फास्टर होता है। आ रहा है समझ में कैसे तुम्हें एक एक्सपीरियंस लोग क्या करता है, जो 10-20 साल से पढ़ा रहा है उसका दिमाग कैसे काम करता है, वो चीज समझना इंपॉर्टेंट है। और एक टीचर यही कर सकता है, तुम्हें एक बेस्ट ट्रेनिंग दे सकता है कि नहीं। और वो बेस्ट ट्रेनिंग हम मैट्रिक्स के ऊपर दे रहे हैं तुम्हें, ताकि तुम कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ो, साथ के साथ बहुत कम टाइम में क्रैक करके आओ, है ना। तो देखो ये तुरंत से तुम्हें पता चल गया कि ml-1 t-2 होगा, तो ml-1 t-2। अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होता है, तो इसके डायमेंशंस बराबर होंगे, तो z के बदले यहाँ है 1, लिख लो 1। अच्छा कैसे पता 1 सर, कुछ नहीं है तो 1 ही तो होता है ना बेटा। फिर यहाँ x plus 2y plus z लिखो, x plus 2y plus z, ये किसके बराबर है, l, इसको -1, ओके लिख लो बेटा। अब अगला देखो, यहाँ पे -x - 2z, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ -x - 2z, ये किसके बराबर है बेटा, -2 के, लिखो -2। z का वैल्यू या z का वैल्यू उठा के रख दो, हो गया -2, ये उधर गया तो -2 उधर गया तो क्या हो जाएगा +2, तो -2 + 2 हो गया 0, x का वैल्यू हो गया 0।
देखो मजा आया, x है ही नहीं इसमें। ओके सर, अब क्या बचा, x हो गया 0, z हो गया 1, दोनों यहाँ पे रख दो, x का वैल्यू 0 रखो। ओके सर, ठीक है, बढ़िया सुंदर मजेदार बात है। x का वैल्यू 0 तो 0 हो गया। चलो y का वैल्यू नहीं निकाल पाए हो तो y लिखो, z का वैल्यू 1, 1 वाला उधर गया तो -1 -1 हो जाएगा -2, ये खपाच हो गया, तो y का वैल्यू -1 हो गया। तुम्हें y मिल गया, तुम्हें x मिल गया, तुम्हें z मिल गया। अब ओरिजिनल इक्वेशन को हमेशा याद रखना, मैंने बताया था यंग मॉडुलस डिपेंड करता है फोर्स पे, इसका पावर ही तो था x, नहीं सॉरी माय बैड, वेलोसिटी था सबसे पहले बेटा, तो फोर्स वेलोसिटी का पावर था x, एरिया का पावर था y और फोर्स का पावर था z। ये लिखना है, लिख लो मन करे, अगर दिमाग तेज है तो जल्दी पकड़ लोगे, नहीं तेज है तो बादाम खा खा के एक्सरसाइज करके मेडिटेशन करके और तेज बनना है हमें, है कि नहीं, क्योंकि यही डिमांड है। एक एक डॉक्टर को तो ऑलवेज तेज होना चाहिए, तभी तो वो जल्दी समझ पाएगा कि पेशेंट को क्या हुआ है। तो ये जो जमाना था, पुराना जमाना, जिसमें लोग बोलते थे मैथ्स नहीं आता है ना तो भी तुम मेडिकल कर लोगे, बकवास। मैथ्स दिमाग को तेज करता है, तो जिसका दिमाग तेज है वही डॉक्टर बन सकता है, और दुनिया को भी डॉक्टर वैसे ही लोगों को बनाना चाहिए। क्या तुम लोग सोचो कि तुम्हारे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो गया हो तो तुम कैसे डॉक्टर से दिखाना चाहोगे? एक ऐसा डॉक्टर जो जल्दी पेशेंट को समझ पाए, जल्दी से ट्रीट कर पाए, या एक ऐसा डॉक्टर जिसका दिमाग धीरे धीरे चले? तुम अपने फैमिली में कैसे डॉक्टर से दिखाना चाहोगे, तुम बताओ, बताओ जल्दी से फटाफट बताओ। अनवी बताइए। जो जल्दी समझे, जो जल्दी समझे। तुम अगर जल्दी नहीं समझोगे और तुम स्लो स्लो वाले डॉक्टर बनोगे तो दुनिया तुमको एक्सेप्ट करेगी क्या? नो सर। नो सर। क्या तुमको इंप्रूव नहीं करना चाहिए अपने स्पीड पे, अपने एक्यूरेसी पे, अपने मेंटलिटी पे, अपने अपने फिजिकल मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करना चाहिए तुम्हें? करना चाहिए। यस, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। यही सब चीज इंपॉर्टेंट है जो टीचर बताता है तुम्हें। ये नहीं आता है बच्चों को समझ, लेकिन मैंने एग्जांपल दिया तुम्हें, तुम्हें बताया कि देखो, सोचो तो तुम कैसे डॉक्टर को दिखाओगे, तो तुम्हें ये आएगा आज समझ में, रात में सोने के टाइम पे सोचना क्या बोल रहे थे आदित्य सर। सही बात है यार, अगर मैं इंप्रूव नहीं करूँगा, मैं अपने स्किल्स पे काम नहीं करूँगा, मैं फिजिकल मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करूँगा, तो मैं कैसे किसी को दूसरे को गाइड कर सकता हूँ? तो तुम अपने आप इंप्रूव करने लगोगे बेटा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे सारे बच्चे अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड हुए, सेल्फ डिसीजन मेकर हुए, तभी तो तुम सोसाइटी को बढ़िया बना पाओगे, लोग तुमसे इंस्पायर्ड होंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि एक आध 2 महीने बाद तुम्हें आदित्य आनंद की जरूरत ही ना पड़े, तुम ऐसे ही मेडिकल फोड़, तुम बताओ अरे सर आप तो बस आगे पढ़ा दो, देखो कैसे हम 720 लाख है कि नहीं? और ये सब करता है बच्चा, बहुत सारे बच्चे पास में मेरे ऐसे ही किए हैं जिसे मैं अपनी ट्रेनिंग देता हूँ। तो तुम लोग भी एकदम इस ट्रेनिंग पे आ गए हो, तो तुम लोग भी करोगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। दिख ही रहा है कैसे मैं तुम्हें एक दिन में ही फटाफट से एकदम करा दे रहा हूँ। तो दिस इज द बेसिक मेथड। तो ये सीख लिया अगर, तो फटाफट से लाल वाला दिल बरसा दो और थम्स अप कर दो, हाँ सर ये सीख लिया हमने पैटर्न कि कैसे करना होता है। यस सर। पावर्स इक्वेशन सॉल्व करके और इसका वैल्यू इसमें पुट करना है। तो v का पावर x है, तो x क्या है यहाँ पे जल्दी से बताओ, 0, तो v का पावर 0, और v सबसे लास्ट में है तो मैं भी लास्ट में रख देता हूँ 0। फिर a है, अच्छा ऑप्शन में a है तो a रख देता हूँ। a का पावर क्या है, y क्या है जल्दी बताओ, -1, तो a का पावर -1। फिर f है, f का पावर क्या है जल्दी बताओ, f का पावर क्या है जल्दी बताओ, z। यही तो था यार, यही तो था यार, है ना? यही तो था, यही तो था अभी, हाँ सही बात है। f का पावर z, z कितना आया 1, तो f का पावर Z1। आंसर क्या होगा, f a इनवर्स v0। ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है, बस झोली में मिल गया तुम्हें 4 मार्क्स। लेकिन मैं तुम्हें एक और मेथड सिखाऊंगा, बहुत ही फास्टर, इससे भी फास्टर, लेकिन ये मेथड पे तुम्हें 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? तो क्या तुम्हें मैं दूसरा क्वेश्चन और करके दिखाऊं या होमवर्क देकर डिस्कस करना बेटर है?
होमवर्क। सब लोग बोलोगे तभी मैं मानूंगा। चलो फटाफट से सब लोग बोलो। ऐसे ऐसे 10 क्वेश्चन में होमवर्क दे दूं, फिर डिस्कस करूं, या अभी मैं और क्वेश्चंस कराऊं या नया चीज कराऊं? जल्दी से बोलो। नंदिता, प्रियांशु, शिवप्रिया, जल्दी से बताओ। क्रिश, जल्दी से बताओ फटाफट से। अनवी, ऐसे ऐसे 10 क्वेश्चन खुद करना चाहोगे या एक और करना चाहोगे मेरे साथ? अरे वाह, शिवप्रिया बोल रही है होमवर्क, मेघा बोल रही है होमवर्क। यस सर, कैलकुलेशन फिर से बता दीजिए प्लीज। ओके अनन्या बेटा। नंदिता बोल रही है होमवर्क। ओके तो अनन्या बोल रही है एक, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन कैलकुलेशन फिर से बता दीजिए। ओके अनन्या सी है बेटा। सबसे पहले क्या करना है सर? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के आपको लिखना है किसका पावर x y z। फिर क्या करना है, उसके डायमेंशंस लिखने हैं। हड़बड़ाओ मत, पैनिक मत करो, अभी तो बहुत समय है, आराम से कर लोगे तुम लोग। थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा मांग रहा है, तो एक क्वेश्चन से नहीं हुआ 10 में तो हो ही जाएगा ना, दूसरे में भी हो जाएगा, कोई बात नहीं है। देखो अनन्या, फिर क्या करना है बेटा, इसको कैलकुलेशन कैसे किया मैंने, एक इक्वेशन, एक मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथ्स बेटा, कि अगर एक्सपोनेंट है x का पावर y, सॉरी x y z ले लो तो a b c ले लो, a इनटू x का पावर 2z इनटू x का पावर -1/2। अगर सबका बेस सेम हो, ये नीचे जो होता है उसको बोलते हैं बेस, ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं पावर, तो ये एक्सपोनेंट का रूल है बेटा, ये मैथ्स है। एक्सपोनेंट का रूल ये सब पढ़ाऊंगा मैं बेसिक मैथ्स में, लेकिन वो सेकंड चैप्टर है हमारा। ये सब जो नीचे लिखा हुआ है बेटा, ये सब क्या है बेटा, ये बेस है, इसको क्या बोलते हैं, बेस। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे बेटा, पावर। ओके सर, अगर कोई x है और पावर m है, और ऐसे ही बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन में है, तो बेस अगर सेम है और ये मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे x का पावर n है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं ऐड होता है, x का पावर m प्लस n होता है। ये एक एक्सपोनेंट का रूल है, याद हो गया? कौन सा बेसिक मैथ्स के लिए इंतजार करेंगे? अच्छा सर, तो इसीलिए आपने यहाँ पे x x x लिखा, तो हम लिखेंगे x का पावर a प्लस 2z, और ये प्लस कर रहा हूं मैं, लेकिन प्लस के बाद माइनस लिखने से मल्टीप्लाई से माइनस ही हो जाएगा, मैं प्लस ही किया एक्चुअली। ऐसे ही अगर ये डिवाइड होता, x का पावर m डिवाइडेड बाय x का पावर n है, x का पावर m माइनस n हो जाएगा। हो गया याद? कौन सा बड़ा बात है एक्सपोनेंट का, ये दो रूल याद रखना है। अगर x का पावर m है और ये पावर n है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होता है। अब ये चीज में क्या ये है जो तुम नहीं समझ पाओगे, समझ गए? अब इसका यूज किया मैंने बेटा, यहाँ पे मैंने देखा यहाँ l का पावर x है, यहाँ l का पावर 2y है, देखो यहाँ l का पावर z है। ऐसे प्रोडक्ट में अगर सबका पावर z है तो इसका भी पावर z है, इसका भी पावर z है, इसका भी पावर z है। तो अब मुझे l l l सब मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है। अब ये मल्टीप्लिकेशन लिखेगा तो रीते भी मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका भी मतलब तो मल्टीप्लिकेशन ही होता है सर, क्या बोलते हो तुम लोग? सही है ना? वेरी गुड। तो इसीलिए मैंने पावर्स को ऐड किया, यहाँ 1 into x, x हो गया तो मैंने लिखा x, 2y z तो मैंने लिखा x plus 2y plus z। l का खेल खेल दिया, फिर देखा t, तो t ने इसको मल्टीप्लाई किया, जो अभी सिखाया था तुम्हें, पावर m हो और n हो, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। तो ये हो गया क्या, माइनस x, ये हो गया क्या, माइनस 2z, तो ये माइनस x माइनस 2z मैंने लिख दिया, देखो फटाक से, है ना? अब m यहीं पे था, इसका पावर z लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये क्या बोलता है सर pH, कि अगर m यहाँ है और m यहाँ है, तो इसके जो पावर होंगे इसके पावर दोनों बराबर होगा, तो मैंने यूज करके 1 लिख दिया। इसका जो पावर है और इसका जो पावर है वो बराबर होगा, मैंने ये भी लिख दिया बेटा। इसका जो पावर है, इसका जो पावर, इसका क्या बोले जा रहे हो सर, किसका? जो बेस है, जैसे यहाँ पे मास है बेटा तो मास का ही करेंगे इक्वेट, लेंथ है बेटा तो लेंथ का ही करेंगे इक्वेट, टाइम है तो टाइम का ही करेंगे इक्वेट।
अब ये सिंपल इक्वेशन बनता है जो बचपन में पढ़े नहीं, लीनियर इक्वेशन, वही है। तो z का वैल्यू पता चल गया, तो z का वैल्यू उठा के छोटी इक्वेशन में रख दिया, तो छोटी इक्वेशन में z का वैल्यू रखा तो 2 * 1 2 हो गया, -2 उधर गया +2 हो जाएगा, +2 - 2 निपट गया, ये माइनस इधर गया तो 0 हो गया। हाँ सर अब समझ में आया। आप कुछ स्टेप्स खाए जा रहे हो क्या? हाँ। क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें डॉक्टर बनाना है, जल्दी करने सिखाना है, तो यही काम तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि ऐसे से स्टेप्स कम करोगे तो स्पीड अप होगा, तो बाकियों से जल्दी सॉल्व करोगे, क्योंकि ये कंपटीशन है, इसीलिए आपकी ट्रेनिंग हो रही है। तो क्या कैलकुलेशन पूरा समझ में आ गया अनन्या बेटा? जल्दी बता दो सब लोग फटाफट से। तो ये इक्वेशन सॉल्व करके फाइनल जो x y z का वैल्यू आया वो इसमें रख देना होता है। एक और क्वेश्चन हम करेंगे। आया समझ में सबको? जल्दी से बताओ। प्रियांशु, नंदिता, अनन्या, सब लोगों को समझ में आ गया? जल्दी से फटाफट से आग लगा दो। लाल वाला दिल बरसा दो। Yes, sir. यस मेगा, वेरी गुड। चलो तो ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं अभी जो शुरू किए। चलो ये सब लोग सॉल्व करो, तो मैं नहीं कर रहा, अब तुम लोग करो इसे, जल्दी करो। तुम्हारे पास टाइमर से टाइम चला दिया हूं मैं, एक मिनट का। अनन्या बेटा सीख रहे हो? थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? एफर्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा दोगे तुम लोग को मैं इंडिया का ऐसा बच्चा बना दूंगा जिसे कुछ ही बच्चे होंगे। अंडर 10 वाला बच्चा वाला तैयारी करवा दूंगा मैं, लेकिन तुम लोगों के से साथ कमिटमेंट चाहिए मुझे। 10-15 घंटा पढ़ोगे, फिर देखो रैंक निकालेंगे लाइन से यहाँ से। हो गया आंसर? Sir, option D. ओके, अब सब लोग रुक जाओ। अगर एक बच्चे का आंसर आ गया तो मैं उसके बाद नहीं रुकूंगा। नंदिता ने आंसर किया है सी और मेघा कर रही है डी, तो अब सब लोग रुक जाओ, कोई बात नहीं है। अब देखो मैंने बोला था सब लोग रुक जाओ, फैन चलाना बंद करो। टाइम, वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स। तो टाइम, वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम लिख दिया मैंने। तो इसका पावर x y z लिखना है, फिर k लिखना है, फिर डायमेंशन लेना है। और मास का डायमेंशन तो मास ही है ना भैया। हाँ, l क्या होगा 0, t क्या होगा 0। अपने मन से लिख लो, किसने बोला है? जो चीज नहीं है वो 0 है। नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। k का कुछ होना नहीं है, यहाँ पे t है लिख दो, t का पावर x। यहाँ पे वेलोसिटी है, ये हो जाएगा lt-1, इसका पावर हो जाएगा y। ये एंगुलर मोमेंटम है, कल ही बताया था, ये mvr होता है, mvr। तो r लेंथ है, तो ये l स्क्वायर कर दिया और l यहां से हटा दूंगा मैं, तो ml2t-1। ये क्या लिख दिया सर आपने? बेटा ये मैंने एंगुलर मोमेंटम लिखा, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है तुम लोग। अब यहां पे देखो, अब यहां से देखो, ये हो जाएगा क्या? मास का पावर z, तो ये हो जाएगा मास का पावर z। अब मैं लिखता नहीं लेकिन लिख दे रहा हूं। फिर क्या है? मास के बाद लेंथ, लेंथ का पावर ये हो गया 2z, यहाँ लेंथ का पावर हो गया y, यहाँ है नहीं, तो लेंथ का पावर यहाँ से उठाओ y और यहाँ से उठाओ 2z। लिख लो, ये 2 और z मेरा एक ही तरीके का हो रहा है। चलो अब क्या हो गया? मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम, t का पावर यहाँ हो गया -y
वो माइनस वाई, यहाँ हो गया माइनस जेड, ये होगा माइनस जेड। ये क्या कर रहे हो सर, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो क्या? नहीं 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 बेटा, ऐड कर रहा हूँ, लेकिन ऑलरेडी वो माइनस में है तो अपने आप में माइनस में आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तुमको इससे इक्वेट करना है, m को m से इक्वेट करो तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो तुरंत से z का वैल्यू मिल गया तुम्हें 1। ओके सर, खत्म। अब y प्लस 2z, अब y प्लस 2z का वैल्यू क्या लिखोगे तुम, जल्दी से बताओ मुझे। सर ये जो है l है, इसका पावर 0 है तो 0, अब z का वैल्यू 1 इसमें रख लो ना बेटा, 2 into 1 2 नहीं हो गया, उधर गया तो प्लस वाला चीज उधर जाता है तो क्या होता है, माइनस 2 हो गया। अब t का पावर 0, माइनस y माइनस जेड माइनस y, और y का भी वैल्यू तुम्हारे पास है, z का भी वैल्यू को तुम्हारे पास है, तो जरूरत ही नहीं है किसी चीज का। x कहां चला गया, तो इसमें प्लस x भी होगा। यस, मैं पगला गया यहाँ पे, मैं यहाँ पे छोड़ दिया था एक x, तो t का पावर x, t का पावर माइनस y, t का पावर माइनस z। तुम लोग मत पगला जाना मेरी तरह, नहीं तो निपट जाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अब इक्वेशन में x निकल जाएगा, देखो x, हाँ सर, माइनस y का वैल्यू कितना निकाल चुके हो, माइनस 2, तो लिख लो माइनस 2, माइनस z का वैल्यू कितना निकाले हो, 1, तो लिख लो 1, और ये सब किसके बराबर है, 0 के। किसने बताया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, POH ने बताया। इसका मेरे पास एक फास्टर मेथड है, यूं सॉल्व कर दूंगा मैं 30 सेकेंड में, लेकिन ये बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है तो बेसिक मेथड ही निकालता है, और नीट के क्वेश्चन सब लेवल अप होने लगे हैं, तो तुम्हें बेसिक मेथड नहीं आएगा, दिमाग लगाना नहीं सीखोगे तो निपट जाओगे। तुम्हें दिमाग लगाना भी सिखाऊंगा मैं, स्पीड अप भी करवाऊंगा, फॉर्मूला से भी क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे टूल्स एंड टेक्निक होने चाहिए, तब तुम एकदम परफेक्ट बनोगे। तो ये हो गया 0, तो सर ये हो गया +2 -1 हुआ 1, उधर गया तो -1, तो हो गया, कहानी खत्म। तुम्हें क्या चाहिए, मास ही तो चाहिए, k का तो कुछ होना नहीं है क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, तो मास को क्या लिखोगे, t का पावर x, तो आंसर फाइनली क्या लिखोगे बताओ, मास को क्या लिखोगे तुम लोग, k t का पावर x, x कितना है, -1 हो गया -1, v का पावर y कितना है जल्दी बताओ, -2, लिखो -2, l एंगुलर मोमेंटम का पावर z कितना है, 1, तो लिखो 1, दिस इज द आंसर। तो t -1 v -2 t -1 इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों को तो पहले निपटाओ, इसमें भी टाइम बचा रहा हूं मैं, देख रहे हो, हर एक में सबको नहीं मैच कर रहा हूं, जो निपट गया उसको हटाओ, उसको किस सोचोगे तुम। ये सब टेक्निक है जो सीखना है तुम्हें टीचर से, क्लासरूम के टीचर से ये सीखना है तुम्हें कि टीचर्स किसी क्वेश्चन को कैसे टैकल करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो बच्चा को सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के साथ क्लासरूम में ही सीखा जा सकता है और कहीं नहीं सीखा जा सकता है। तो ये चीज तुम देखो कि सर ने क्या किया था क्वेश्चंस में, कैसे मैं फटाक से इस पे ध्यान ही खत्म कर दिया, तो मैं अपना टाइम बचा रहा। यही सब चीज तुम्हें अपने लाइफस्टाइल में, अपने हैबिट में इंकलकेट करना है, धीरे धीरे इस सब चीज को ध्यान में रखना है, ब्लड सेल में घुसाना और लाइफ टाइम नहीं भूलना है, तभी तो नए नए स्किल्स डेवलप करोगे। तो मैं तुरंत से देखते हो ना, मैं हमेशा ऑप्शन खत्म कर देता हूँ, फिर सोचने का टाइम कम हो जाता है मेरा, जल्दी करता हूँ फिर v का पावर -2 है, इसमें है नहीं इसमें है, तो एक ही आंसर तुरंत हो गया, अगले को चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी मुझे, 1 सेकंड 2 सेकंड ही तो बचा के तुम बाकियों से आगे निकलोगे। भारत में जो 24 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देंगे वो बेवकूफ थोड़ी है, तुम्हारी तरह ही किसी और टीचर से ट्रेनिंग ले रहा होगा, लेकिन उसके पास आदित्य आनंद नहीं होगा, इसलिए वो 180 नहीं लाएगा, टेंशन मत लो, तुम 180 लाओगे फिजिक्स में, क्योंकि तुम्हें 180 वाला कंटेंट भी देंगे, टेक्निक भी बताएंगे, डिस्क्रिप्टिव चीज भी बताएंगे, लेवल अप भी बताएंगे, और जेईई मेन के क्वेश्चंस हैं ये सब, आप सोचो तुम्हें मजा आ रहा है ना, देखो कैसे पहले दिन से लेवल अप हो रहा है। अब यहाँ पे मैं जेईई मेन लिख देता तो तुम लोग बोलते कि जेईई मेन का करवा रहा है क्या, ये नीट में भी आया है, समझ आया कि नहीं आया, तो तुम्हें पहले ही दिन से सब कुछ आना है, पहले ही दिन से इतना रिगरस प्रैक्टिस कर लोगे कोई रोक ही नहीं पाएगा, है कि नहीं। तो अब मुझे बताओ, क्या ये मेथड के 10 क्वेश्चन में दे दूं तो तुम लोग 4 दोगे, यस सर।
अनवी कर लोगी? यस प्रियांशु, श्रीप्रिया, अनन्या, क्रिश, सब लोग बताओ। नंदिता, सब लोग बताओ। क्या अब ऐसे क्वेश्चंस कभी आएंगे तो जो डिराइव करने वाला फॉर्मूला वाला मेथड है उससे कोई भी क्वेश्चन एकदम फोड़ दोगे फटाफट से? रोहन आज नहीं आया यार, अरे ये एक दिन एक लड़का आ जाता है कि तुम लोगों को है ना, इसीलिए ऑनलाइन वाला नहीं पढ़ाना चाहता रहता हूँ मैं। हर एक दिन करना है क्लास यार। आज ये भी नहीं आया, 2 बच्चे गायब हुए आज। चलो आ जाओ, सब लोग कर लोगे? चलो तो इसके क्वेश्चंस सुनो आप। 1 2 तो मैंने करवा दिया, 10 होमवर्क दे रहा हूँ, मैं लिख दूंगा होमवर्क अभी, तो तुम लोग को करके लाना है घर से। जैसे ये है, amount of solar energy received on the earth's surface per unit area। जब भी ऐसा बोले पर यूनिट एरिया, इसका मतलब होता है नीचे लिखना है एरिया। पर यूनिट टाइम, इसका मतलब नीचे लिखना है टाइम। ये पर जब आएगा ना तो नीचे आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करेगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस, एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसका ये मतलब हुआ। is defined as solar constant, find the dimension of solar constant। क्या ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तुम लोग? कर लोगे ना? घर में करना है, रुको रुको रुको, अरे घर में करना है, ये तो मैं हिंट करा। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, बोल रहा है given that k is energy, v is velocity, t is time, if they are chosen as the fundamental units, what is the dimension formula of surface tension? कितने लोग बोल रहे हो फोड़ देंगे? जल्दी से बताओ, फोड़ दोगे सारे लोग? फोड़ दोगे बिल्कुल? Yes, sir. यस, Yes, फोड़ sir. दोगे, फोड़ देंगे। चलो तो ये वाला भी होमवर्क, अभी 10 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि तुम्हें करना है ये, और बिना करे आए तो खुद भगा दूंगा। देखो ध्यान से, अब अगला फॉर्मूला देखो। जैसे बोला फ्रीक्वेंसी है स्ट्रेस टू अ सोनोमीटर बाय डिपेंड्स अपॉन टेंशन, तो लिखोगे फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन टेंशन, मतलब फोर्स का पावर x, लेंथ का पावर y, मास पर यूनिट लेंथ। देखो कितना इंपॉर्टेंट बात है, मास पर यूनिट लेंथ, ये हम म्यू, इसका पावर z, तो म्यू का डायमेंशन क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ, तो जगह ml-1। देखो मजा आया तुम लोगों को? सीख रहे हो? तो अब पूछ रहा है डिराइव द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव कर लोगे ऐसे? Yes, sir. अब सुनो, कांस्टेंट का वैल्यू देखो सब में एक ही आएगा। अब इसमें कांस्टेंट से मतलब ही नहीं रह गया है। अच्छा मतलब रह गया क्या? तब तो ये बढ़िया नहीं हुआ बेटा, इसने गड़बड़ कर दी। नहीं नहीं नहीं, सही है बिल्कुल। 1/2 से फर्क ही नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि कांस्टेंट को तो तुम निकाल ही नहीं सकते। तुम बस ये निकालो FL म्यू, अपने आप आंसर आ जाएगा, तो डरना मत ऑप्शन से। तो ये काम करके रहना है, होमवर्क है ये। अगला देखो, ये देखो, velocity of the sound v depends upon, तो v depends upon young modulus, ओके, density, ओके, बस 2 चीज पे बोल रहा है obtain the relation between velocity and young modulus and density। तो ये वैरायटी है, बोलने का तरीका अलग अलग है, लेकिन बोल क्या रहा है? फॉर्मूला ही तो डिराइव करो। तो क्या ये कर लोगे तुम लोग? फोड़ डालोगे? जल्दी बताओ। Yes, sir. यस, तो फिजिक्स में बेटा तुमसे मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ। सर प्लीज बताइए ना डायमेंशन के बाद कैलकुलेशन। अच्छा ओके अनन्या बेटा, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम समझ गया हूँ, अभी बता देता हूँ, कोई बात नहीं है। लेकिन तुम इतना रेट सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, डायमेंशन के बाद का कैलकुलेशन। अच्छा ठीक है, ओके ओके बेटा अनन्या, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट वेट, जस्ट वेट। डायमेंशन के बाद का कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बेसिक मैथ्स है बेटा, तो डरो मत, 1-2 मिनट तुम लोग थोड़ा शांत रहो, जो सीख लिए हो अनन्या को बता रहे हैं। इधर देखो अनन्या, कोई भी क्वेश्चन पहले थोड़ा होमवर्क लेते दे दो, ऐसे ही ये भी होमवर्क है बेटा। अच्छा कितना होमवर्क दोगे सर? मैंने बोला था ना 10 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, तो 10 तुम्हें करना ही है।
और इतने ज्यादा प्रैक्टिस तुम्हें करा दूंगा कि कोई दुनिया की ताकत तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कर लोगे। इट्स ऑल अबाउट एफर्ट एंड प्रैक्टिस। चलो इधर आ जाओ अनन्या, इधर आओ बेटा, फटाफट से आना। देखो हम करते क्या है बेटा, यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। चलो जैसे ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, पहला लाइन तुम्हें आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा में यहाँ पे आ गया। अब तुम्हें इस चीज में दिक्कत हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ ना, यहीं से कैलकुलेशंस को हटाता हूँ, तब तुम समझ जाओगे डायमेंशन के बाद का कैलकुलेशन सर क्या कर रहे हो। ये चीज समझ आया अनन्या? जल्दी से बताना, फटाफट से कमेंट करना बेटा, तुम रेडी रहो कमेंट बॉक्स में। ये चीज तुम्हें समझ आया कि मैंने अभी तुम्हें कुछ फॉर्मूला सिखाया था कि देखो एक्सपोनेंट में क्या होता है, पावर्स में क्या होता है, क्या ये चीज तुम समझे या नहीं, पहले ये बताओ। एक्सपोनेंट में क्या होता है, पावर में क्या होता है, ये समझ आया था तुम्हें या नहीं? कि कुछ रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट है, ये समझ आया? बेस सेम होगा तो पावर ऐड होंगे, बेस ये पावर के ऊपर में पावर होगा तो मल्टीप्लाई होगा। ये तुम्हें समझ आया तो यस बोलो कि सर एक्सपोनेंट आ गया, ई वाई लिख दो। यस सर एक्सपोनेंट समझ में आता है, जल्दी जल्दी बोलो अनन्या। ओके वेरी गुड बेटा, चलो जल्दी जल्दी अनन्या रिस्पॉन्ड करो क्विक। फटाफट से, तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ बेटा मैं। जल्दी बताओ। फिर ये जब तुम कर लोगी ना, ये जब तुमने सीख लिया होगा तो इसका ही यूज कर रहे हैं बच्चे। कहां पे? डायमेंशन के बाद। जैसे ये वाला चीज था, डायमेंशन के बाद वाला चीज, यहां तक तुम लिख लिए। अब मैं क्या करता हूं, मैं चेक करता हूं m कहां कहां है, फिर m का पावर देखता हूं। m एक ही जगह था तो m का पावर z है तो मैंने लिख दिया m का पावर z। फिर l देखता हूं, जो भी इसमें है वो सब चेक करते हैं बच्चे। फिर l यहाँ पे है, इसका पावर y है, l का पावर y लिख दिया। फिर l यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे है, हाँ। अब ये 2 है और z है तो ये मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको इससे ऐड करना है। ऐसा क्यों किया सर आपने? अभी जो बताया एक्सपोनेंट का फॉर्मूला उसे यूज करना। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो रहा है, तो ये पावर इसका भी है, इसका भी है। ऐसा अगर लिखा हुआ तो ये इसका भी पावर होता है, इसका भी पावर होता है, इसका भी पावर होता है, m का पावर z। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2z हो गया बेटा। फिर क्या किया, t को देखा, t का पावर -y और -z हो गया, -y और -z। जब तक तुम लोग बैठो मत, ये जो अभी क्वेश्चन दिया है ये सबको कर लो, बाकी लोग कहानी मत सुनो बैठ के, ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लो, घर में कम टाइम बचेगा। बाकी होमवर्क दिया ना, अभी पीछे का वीडियो देख के ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ये कर लो, बैठ बैठ के टाइम पास मत करो। जब तक इसको बता रहे हैं तब तक ये सब कर लो, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन कर लो जल्दी से। टाइम पास करने का समय नहीं है जीवन में। चलो हाँ अनन्या बोल बेटा, सारा कुछ अब समझ में आ रहा है तुम्हें? बाकी बच्चा नंदिता, शिवप्रिया, सब लोग फटाफट से बताओ, प्रियांशु, क्रिश, एवरीवन, सबको एकदम मस्त समझ में आ रहा है तो जल्दी से बता दो, जल्दी से क्विक। यस सर मस्त वाला मजा आ रहा है, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, जल्दी से। चलो अब देखो जल्दी से, अब आगे का चीज मैं पढ़ा देता हूँ फटाफट से। तो ये जैसे ही मैं ये वाला स्टेप लिखता हूँ तब क्या होता है, यहाँ पे देखो पावर को बेटा हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ये किसने बोला सर? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने बोला कि अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायमेंशनल इक्वेशन लिखे हो तो इनके पावर्स इक्वल होते हैं। ये किसने बोला? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने बोला
ये m है, ये m है, m का पावर z है, यहाँ 1 है, तो z 1 के बराबर हो जाएगा, खत्म। l का जो पावर है वो l के पावर से इक्वेट होगा। ये y प्लस 2z है, हाँ सर, ये 0 के बराबर हो जाएगा, खत्म। ये माइनस y माइनस z है, हाँ, ये t का पावर है, तो t के पावर में जो चीज है उससे इक्वेट कर दो। अब तो ये बचपन में जो इक्वेशन सॉल्व नहीं करते थे वो है। अगर इसके बाद दिक्कत हो रहा है तो आज बेटा 9 10th का क्लास में से 10 इक्वेशन सॉल्व कर लेना, यही तरीका होता है। एक बच्ची को मैंने पढ़ाया था जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, उसको ना बिल्कुल मैथ्स नहीं आता था, तो उसको मैंने बोला कि तुम ना एलसीएम को पढ़ना पड़ेगा। वो 10th क्लास में थी, उसको मैथ्स नहीं आता था, तो मैंने बोला तुमको एलसीएम एचसीएफ स्क्वायर रूट ये सब मैं पढ़ाऊंगा 2-4 दिन। तो बोली ठीक है सर। वो पढ़ ली। उसके बाद वो 10th क्लास में टॉप कर गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप की, आईआईएम से पास की। सोचो उसके अंदर में ये चीज आ गया कि जो चीज हमें नहीं आता है ना, कोई बात नहीं, हम तो सीख के ही रहेंगे। उसके अंदर 2 साल मैंने उस बच्ची को पढ़ाया था और उसके अंदर इतना कमिटमेंट आ गया ना कि मुझे तो मेहनत करके सीखना है। उसको मैंने एक लाइन एक दिन बिठा के बोला, देखो तुम ना बहुत जल्दी कोई चीज को नहीं समझोगी, तो तुम्हें ना बहुत घिसना पड़ेगा बेटा। अगर तुम ये समझ गई तो तुम दुनिया जीत लोगी। अगर ये समझने में तुमने टाइम लगाया तो रोते रहोगी जीवन भर। अब तुम चूज करो कि तुम्हें क्या चाहिए जीवन में। बोली नहीं सर, मुझे तो पैसे कमाने हैं, मुझे अच्छा करना है, मुझे अपने पापा मम्मी का नाम रोशन करना है। तो मैंने बोला फिर एक चीज याद रखना, मेहनत से ही तुम कुछ कर सकती हो। तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन तुम कर लोगी। उसने इतना मेहनत किया ना, सोचो आईएम आईआईटी मेडिकल से बहुत ऊपर की चीज है, वो भी क्रैक कर दिया। तो हर आदमी को भगवान 2 चीज देता है। कोई बहुत जल्दी कोई चीज समझ लेता है बेटा, तो थोड़ा उसको ना पेशेंस नहीं रहता, वो 10 घंटा बैठ के पढ़ता नहीं है। लेकिन आजकल जमाना नहीं है इंटेलिजेंट लोगों का, आजकल जमाना है जो घिसता है, जो 10 घंटा बैठ सकता है उसका। क्योंकि इंटेलिजेंट तो हम बना रहे हैं यहाँ खड़े होके, देखो यही आएगा एग्जाम में, ये टेक्निक है। इंटेलिजेंट तो हम बना रहे हैं खड़े होके क्या। अब इसको जो फॉलो करेगा, जो पूरा जान लगाएगा, जो रिगरस मेहनत करेगा 10 घंटे 15 घंटे, वो बाकियों से जीत जाएगा, है कि नहीं। तो आजकल का काम है कछुआ जीतता है। आजकल वो जो जमाना था ना खरगोश वाला, सो गया, वही हाल अभी भी है। जो सोचता है कि मैं तेज हूँ, जल्दी कर लूंगा, ये वो कोई नहीं, बाद में कर लूंगा, आज क्लास में क्या कल कर लूंगा, उनका ना होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे चाहिए कमिटमेंट, कलेजे में दम चाहिए, समझे ना। 9 घंटा लगातार कंसिस्टेंसी चाहिए, तब बिल्ड होता है पर्सनालिटी। तो ये जिसके अंदर होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो अगर कोई चीज नहीं आया, मैंने बोला बेटा अगर इसके नीचे का इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आ रहा है, और ये इक्वेशन कहाँ है 7th 8th 9th 10th की क्लास में, तो उसको सॉल्व कर लेना है अभी जाके 1 घंटा। देखो तुम अगले दिन से फिर से फिट हो जाओगी। तो यही तरीका होता है। तो कभी भी कोई भी चीज सीखने से डरो मत, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से भी मत डरो। सोच लो कि जीवन एक ही मिला है और 1 साल हमने दिया है, तो इतना मेहनत करेंगे कि दोबारा जीवन भर याद रहे क्या मेहनत किया था, ठीक है नहीं। तो इस साल बेहतरीन जियो, अपने ऊपर काम करो, फिर लाइफ टाइम इसका रिजल्ट भी मिलेगा। इसके बाद मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये जेड का इक्वेशन इसमें रखता हूँ, y निकाल लेता हूँ। तो जेड का इक्वेशन लिखा 2z, और ये उधर गया तो -2 लिख देता हूँ। फिर ये y भी निकल गया, z भी निकल गया। फिर से मैंने सिमिलर, देखो फिर से मैंने सिमिलर मिस्टेक किया, जो t का पावर x था उसे फिर से मिस कर दिया। जानते हो क्यों मिस कर रहा हूँ? अब बताऊं गलती क्यों कर रहा हूँ? इस ब्रैकेट के चलते। अगर मैं ये ब्रैकेट देता ना तो याद रहता मुझे। 1 में ब्रैकेट नहीं दे रहा हूँ, 2 में दे रहा हूँ, इसलिए मैं मिस कर रहा हूँ। मैंने समझ लिया कि मैं गलती क्यों किया, क्योंकि मैं ब्रैकेट वाले को देख ले रहा हूँ, उसे देख ही नहीं रहा हूँ। तो ये x भी लिखना। अब यहाँ से y z को लिखूंगा बेटा, y का वैल्यू -2, माइनस माइनस +2 हो गया। z का वैल्यू यहाँ से उठाऊंगा 1, z का वैल्यू 1, तो ये हो गया -1। तो 2 - 1 बचा कितना 1, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, और ये 1 उधर गया तो -1 हो गया। अब ये कैसे सॉल्व किया? 8 9 10 का सिंपल इक्वेशन। तो ये नहीं आता है तो 10 इक्वेशन सॉल्व कर देना आज जाके।
अपने आप सीख लो। चलो, तो आई होप अब तुम लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा एक चीज कि डायमेंशन का यूजेस करके हम लोग कोई भी फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं और खूब सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आ जाओ, अब जो मैं दोबारा से एक चीज पे था कि बेटा ये जो लिमिटेशंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। तो पहला लिमिटेशन क्या था, डायमेंशन में कोई भी यूनिकनेस नहीं है, क्योंकि मैं लेंथ का भी डायमेंशन एल बोल दे रहा हूँ, डिस्टेंस का भी डायमेंशन एल बोल दे रहा हूँ, रेडियस का भी डायमेंशन एल बोल दे जा रहा हूँ, रेडियस ऑफ डायरेक्शन का भी डायमेंशन एल बोल दिए जा रहा हूँ। तो इसीलिए ये एक वीकनेस है कि ढेर सारी चीज एक ही के बराबर है ना, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। तो दिस इज द लिमिटेशन। वही लिखा हुआ है कि भैया रेडियस है इसका भी डायमेंशन एल होगा, भैया डिस्टेंस है इसका भी डायमेंशन 1 होगा, एल होगा, भैया डिस्प्लेसमेंट है इसका भी डायमेंशन 1 एल होगा। तो दिस इज द लिमिटेशन बेटा। ओके, गॉट इट एवरीवन? दिस इज द लिमिटेशन। यही पहला चीज बोला। दूसरा, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं देगा, दिस इज अनदर लिमिटेशन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन की बात कर रहा हूं, ये तुम लोगों को नहीं आता है, ध्यान देना। The method of dimensions cannot be used to derive relations other than product of powers functions। तो प्रोडक्ट का मतलब ही डिवीजन हो जाता है अगर पावर -1 दे दो, है ना? जैसे x into y और x y का पावर -1, तो इसी को बोलते हो तुम डिवीजन और इसको बोलते हैं तुम प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट डिवीजन प्रोडक्ट ही होता है अगर पावर -1 हो। तो ये प्लस माइनस वाले को नहीं कर सकता, इसका औकात नहीं है क्या सर कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर को डिराइव कर पाए। क्यों? प्लस आ गया, नहीं कर सकता है। इसका औकात नहीं है v u gt वाली इक्वेशन को डिराइव कर पाए, प्लस माइनस को नहीं कर सकता। यही लिखा हुआ है, the method of dimensions cannot be used to derive relations other than product and power। अब क्योंकि नीट का एग्जाम में assertion region, match the column, कोई भी चीज पूछ रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारे टीपीपी में सब तरीके के क्वेश्चन देख रहा हूँ, देख रहे हो तुम लोग। पहले दिन से मैं assertion region, match the column, ऑब्जेक्टिव सब चीज की तैयारी करा रहा हूँ। बताओ क्या इंडिया का सबसे बेहतरीन तैयारी हम लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तुम लोग को क्या लगता है? तुम लोग बताओ। तो हमारा सिलेक्शन होगा, सिंपल बात। क्या बोलती हो मेघा? हम लोग सबसे बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, तो हमारा सिलेक्शन होगा, सिंपल बात है ना? तो एकदम तुम लोग निफिकिर रहो, बाकी चीज पे छोड़ दो। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होगा स्टेटमेंट वाले, ट्रू फॉल्स वाले, उस सब के लिए सब इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज किसी को नहीं आता, ना टीचर भी बताता है, बहुत रेयरली टीचर बताते हैं। इधर पढ़ो, बोला दैट द मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन नॉट बी अप्लाइड to derive formula if in mechanics of physical quantity depends on more than 3 physical quantities, as then there will be less number of equations than unknown। अब ये क्या लिख दिया सर, समझ में नहीं आया? देखो एक क्वेश्चन अभी करवाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। जैसे कभी कभी क्या होगा, मैं बोल दूं 4 क्वांटिटी के बारे में, लेकिन उन 4 क्वांटिटी में जो वेरिएबल हो वो 3 ही हो, लेंथ मास टाइम हो। सुनना बात हो। और पावर तो मैं x y z और t कुछ भी लिख लूंगा और वेरिएबल 3 ही है। तो चौथा वाला चीज कहां से निकालोगे तुम? अब ये नहीं आता है समझ लो तुरंत से। वेट वेट वेट, अभी मैं एक और एग्जांपल देता हूं तो समझ में आएगा। ये बता रहा है कि कोई भी डायमेंशन से जो फॉर्मूला अभी तक मैंने डिराइव किया था, वो डायमेंशन से डिराइव करने फॉर्मूला में तुम नहीं डिराइव कर सकते फॉर्मूला। कब नहीं कर सकते? जब कोई भी
फिजिकल फॉर्मूला जो कर रहे हो उसमें 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी का मैं नाम ले लूं, 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी का नाम ले लूं, क्योंकि देखो मैकेनिक्स में मास होगा, लेंथ होगा, टाइम होगा, इसके अलावा कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं आएगा। टेम्परेचर नहीं आने वाला है, कैंडिला नहीं आने वाला है, एम्पियर नहीं आने वाला है, इसलिए मैकेनिक्स वर्ड यूज कर रहा हूं। तो कभी कभी क्या होता है कि वेरिएबल हो गए 4 और इक्वेशन बनेगा 3, तो सॉल्व ही नहीं होगा, सॉल्व ही नहीं होगा वो। तो कोई भी मैकेनिक्स का फॉर्मूला अगर तुम्हें मैं बोलता हूं डिराइव करने के लिए और मैं 4 चीज का नाम ले लेता हूं तो तुम नहीं डिराइव कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो कि मैंने बोला कि सिंपल पेंडुलम, द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ अ बॉब connected with the pendulum depends on mass, length, radius and acceleration due to gravity। तुम ये फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते, कभी देखो। वाई? क्योंकि मैंने 4 फिजिकल क्वांटिटी के नाम ले लिए और इक्वेशन में 3 ही आ सकता है, क्योंकि ये 2 ऐसा क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन सेम आ गया, इसीलिए नहीं कर सकते। आया समझ में क्या बोले जा रहा हूं? आया समझ में? तुम नहीं निकाल पाओगे, यही ये बोलने की कोशिश कर रहा है। अब इसके ऊपर ना मुझे 3-4 क्वेश्चंस कराने हैं, लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि ये इतना जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आता है, ये मुझे समझ में आता है। तो मैं तुम्हें 2-4 और एग्जांपल दूंगा। तो ये वाला चीज मैंने आज कंप्लीट नहीं किया, ये टू बी कंटिन्यू होगा। ओके, तो ये डॉट 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 है, तो हम लोग इसे कल यहीं से स्टार्ट करेंगे अगला वाला काम। और कल इसको काम करने के बाद कुछ जो लास्ट क्लास का होमवर्क था वो करके एरर पढ़ेंगे, ठीक है? तुम लोग होमवर्क जितना करोगे उतना आगे बढ़ोगे, क्योंकि मैं तुम्हें होमवर्क से सिखाऊंगा कैसे क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि एग्जाम तुम्हें देना है। पेन तुम नहीं चलाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो तुम लोग जितना होमवर्क करोगे उतना बेहतरीन होगा। तो मैं और भी 5-7-10 क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा इस बार। तो कल हम लोग एक काम करेंगे। क्या काम सर? इसका एक फास्टेस्ट मेथड है वो बताऊंगा मैं, और फिर पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें एरर। ठीक है चलो, डन है? ओके। लेकिन एरर पढ़ने के लिए थोड़ा सा ना डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो तुम लोगों को डिफरेंशिएशन बेसिक मैथ्स में पढ़ाऊंगा मैं, तो थोड़ा कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो मैं कल चेक करूंगा, टेंशन मत लो, ये मेरा काम है। फिर वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज पढ़ेंगे, तो ये यूनिट्स एंड डायमेंशन खत्म हो जाएगा। संडे को तुम लोगों का टेस्ट होगा। टेस्ट में क्या क्या आएगा अभी बता देता हूँ। टेस्ट में फिजिक्स के क्वेश्चंस देंगे, बॉटनी जियोलॉजी के और केमिस्ट्री के आएंगे। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे इक्वल 60 मिनट 60 क्वेश्चन। आज तक जितना पढ़ाया वही आएगा टेस्ट में, तो एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो आज तक जितना पढ़ा उसको पूरा कर लेना और स्पीड करके रखना, नहीं तो छूटेगा क्वेश्चन तुमसे पक्का। तो जितने क्विज मैंने अभी तक दिया वो सारे कर लेना, जितना क्वेश्चन दिया वो सारे कर लेना, फिर टेस्ट में बढ़िया कर पाऊंगा। ओके, तो थैंक यू बच्चा लोग, बाय बाय बच्चा लोग, मिलेंगे कल। हाँ बेटा, टेस्ट 15 को फर्स्ट वीकली टेस्ट कब है? वीकली टेस्ट भी तो होगा ना? हाँ सर भी 15 को इसी संडे को। हाँ यस, तो बिल्कुल इसी संडे को। ओके चलो, और कुछ चीज तुम्हें और भी पढ़ाने हैं मुझे थोड़े थोड़े। कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, ये सब नीट का PYQ, ये तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया था? कल का क्लास नोट्स नहीं देखते हो तुम लोग? क्लास नोट्स नहीं देखते? सर वो पहले वाले खुल ही नहीं रहे थे। अब तो कल तो खुल गया ना? किसी ने कल देखा? नहीं सर, फिर कल भी नहीं खुला, तो फिर शाम को मैंने मैसेज किया, तो उसके बाद आज सुबह खुला है वो। आज कर लेंगे ये कंप्लीट। तो गड़बड़ हो गया। अच्छा, तुम लोगों को मैं क्लास नोट्स भेजता हूँ, मैं किसी और दूसरे तरीके से भी भेज दूंगा, ठीक है? सर वो मैंने मतलब कल से मुझे लगा बाद में ओपन हो जाएगा, तो फिर बाद में नहीं ओपन हुआ, तब फिर मैंने मैसेज किया, तो फिर उन्होंने कहा कि वो PDF जो पहले वाला था उसको डिलीट करके उसके बाद फिर से ओपन करके देखो, तो फिर आज सुबह ओपन हुआ। अच्छा ठीक है, ओके।
तो ये ना कुछ होमवर्क मैंने दिया था लास्ट क्लास में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, नीट में और जेईई में आ रहा है, ये सारे करने हैं, ये सारे क्वेश्चन ये सर आज कंप्लीट कर दें। हाँ तो आज मैं इसको सेंड कर देता हूँ फिर से। चलो ओके बच्चा लोग एंड Yes, sir. क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही फिजिक्स में सबसे बेहतर है, कॉन्सेप्ट तो मैं सब बता दूंगा, लेकिन तुम लोग जितना खून जलाओगे पेन चलाओगे उतना बढ़िया बनोगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय। बाय सर।